अब एक बार आ रहा हूं स्टेप नंबर 1 पे। अब स्टेप नंबर 1 पे एक बार सारे के सारे बच्चे मुझे आंसर दीजिए। अगर मैं स्टेप नंबर 1 की बात करता हूं, ये डायग्राम आपके सामने है। अभी यहां तो अभी आपका होगा नहीं ना, बस यहां से देखते रहो। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, स्टेप नंबर 1 एक बार बोलना क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर कॉम्प्रोमाइज एंड। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना चाहिए कि गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर किसी कंपनी को कॉम्प्रोमाइज करना है या अरेंजमेंट करना है तो इन चारों में से कोई भी एक एप्लीकेशन डाल सकता है एनसीएलटी को कि हम कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हैं। अब कौन कौन एप्लीकेशन डाल सकता है? कंपनी खुद मान लो टाटा कंपनी अपने मेंबर से कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है या क्रेडिटर से कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहती है तो कंपनी खुद एनसीएलटी के पास जा सकती है एप्लीकेशन लेकर कि हमें कॉम्प्रोमाइज करना है। या फिर सेकंड क्रेडिटर्स, यहां पे क्रेडिटर्स आएगा जी। फिर तीसरा यहां पर कौन आएगा? मेंबर। और फिर यहां पर आएगा लिक्विडेटर। अगर कंपनी वाइंडिंग अप में है, अगर कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है तो लिक्विडेटर भी एप्लीकेशन डाल देगा कि हमें कॉम्प्रोमाइज करना है। तो इन चारों में से कोई भी एक पर्सन एप्लीकेशन डाल देगा एनसीएलटी को। किस लिए? कि हमें क्या करना है? कॉम्प्रोमाइज। हमें क्या करना है? अच्छा, कॉम्प्रोमाइज में क्या क्या आएगा? कॉम्प्रोमाइज में क्या आएगा? मर्जर, अमलगामेशन, डीमर्जर, रिडक्शन, ऑल्ट्रेशन, वेरिएशन इन शेयर कैपिटल में, वेरिएशन इन शेयर्स राइट्स, और दूसरा फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये सब कुछ आपका कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के अंदर है। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रहा है, अगर किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज करना है तो इन चारों में से कोई भी एक एप्लीकेशन डाल देगा कि हम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना चाहते हैं। चलो जी, अब एनसीएलटी के पास आ गई एप्लीकेशन। अब एनसीएलटी ने कहा भाई ये एप्लीकेशन, अच्छा एक बात मेरे को बताओ, ध्यान सुनना। जैसे मान लो आप लोग, मैं एनसीएलटी हूं, आप लोगों ने मुझे अप्लाई किया कि भैया मुझे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना है, तो क्या ये बात बस एनसीएलटी तुमने मुझे बोल दिया कि मुझे कॉम्प्रोमाइज करना है, मैंने बात मान ली, कैसे होगा? क्या गवर्नमेंट कहती है जब तुम एप्लीकेशन डालोगे तो साथ में कुछ डिस्क्लोजर भी दोगे। एप्लीकेशन के साथ में ये डिस्क्लोजर भी जाएंगे एनसीएलटी के पास। सबसे पहले तुम क्या शो करोगे? मटेरियल फैक्ट, कि तुम कॉम्प्रोमाइज क्यों करना चाहते हो, क्या नीड है कॉम्प्रोमाइज की, किस तरह का अरेंजमेंट करना चाह रहे हो, मुझे पूरी डिटेल दो। सारे फैक्ट नहीं, ओनली मटेरियल फैक्ट। तो जितने भी तुम्हारे मटेरियल फैक्ट हैं तुम डिस्क्लोज करो हमें इस एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन, तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तुम कहीं दिवालिया तो नहीं हो, तुम पैसा दे सकते हो नहीं दे सकते, सोलवेंट हो इंसोलवेंट हो, क्या हो, तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो दो। ऑडिट रिपोर्ट, जो लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट होगी, जो सीए ने कोई तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट साइन होगी वो भी दो, ताकि हम देखना चाहते हैं उस सीए ने ओपिनियन क्या पास किया था। आपके सीएस में एक पेपर नहीं है ऑडिट का, तो सीए के अंदर उनका मेन काम ऑडिट का ही होता है। तो एक्चुअल में कहता है जब सीए ऑडिट रिपोर्ट में साइन करता है तो वो कई तरह की रिपोर्ट देता है, उसमें से एक रिपोर्ट होती है क्लीन रिपोर्ट, एक होती है क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्लीन रिपोर्ट मतलब आपका सब कुछ ओके है। क्वालिफाइड के कई बाइफर्केशन होते हैं। क्वालिफाइड का मतलब होता है कि जब एक सीए को एक डाउट हो रहा है कि हाँ यार तुमने सही से कंप्लायंस नहीं किए हुए, तो वो क्या बोल देगा? क्वालिफाइड रिपोर्ट बोल देगा, ताकि जब कोई दूसरा बंदा चेक करे उसको ध्यान से देख ले इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो एनसीएलटी ने कहा वो ऑडिट रिपोर्ट लेके आओ, क्योंकि हमें चेक करना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी कंपनी में कोई दिक्कत चल रही है तभी तुम कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हो, तो वो भी रिपोर्ट तुम्हें हमें जमा करवानी पड़ेगी। तो पहला हमें मटेरियल फैक्ट, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन, तीसरा ऑडिट रिपोर्ट। फिर गवर्नमेंट कह रही है पेंडिंग, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन तुम्हारी पेंडिंग पड़ी है वो हमें बताओ। तुम्हें ईडी ने नोटिस भेजा हुआ है, केजरीवाल को नोटिस आ रहे हैं ना। अब अगर मान लो केजरीवाल को नोटिस 5 नोटिस आ गए हैं, अभी तक केजरीवाल नहीं जा रहे, अब कोर्ट ने बुलाया चलो इधर, अब 17 तारीख को जाना है केजरीवाल साहब ने, और मैं गारंटी आपको, मैंने कल परसों भी कहा था, ये इलेक्शन से पहले जेल में है। आपको मैं दिखा दूंगा 10-20 दिन के अंदर गवर्नमेंट बाहर रहने ही नहीं देगी इनको। रीजन है ना, उनको पता कि सामने ऑपरेशन ही खत्म कर दो, कलेश ही खत्म। अब जो सारे जेल में होंगे, इलेक्शन कौन लड़ेंगे अब की बार? वही सरकार। तो सिंपल सी बात है ना। अब देखो वहां के सीएम जेल में डाल दिए, यहां का सीएम भी 100% जेल में है। देखो गलती इनकी भी है, 5 बार बुलाया चले जाओ, नहीं जा रहे, तो फिर दिमाग में डाउट तो आता है भाई क्यों नहीं जा रहे। अब अगर कोर्ट को वो ऑर्डर पास नहीं भी करना होगा तो करना पड़ेगा, भाई चल तो एक बार जेल में चल, पहले एक बार चेक करवा। और अगर एक बार जेल में चला गया, सिसोदिया देख लो ना, 2 साल हो गए ना, 1.5 साल हो गए ना, कहां बाहर आ रहे हैं।
सर जब तक उनकी खुद की गवर्नमेंट नहीं आएगी ना, बाहर आ ही नहीं सकते। और अगर एक बार सीएम साहब जेल में चले गए दिल्ली, तो फिर सरकार गिरने की टाइम थोड़ा लगेगा। अमित शाह जी बैठे हैं, सरकार 2 मिनट में गिरा देंगे, दिल्ली इनके अंडर आ जाएगी, काम खत्म। यही तो वो चाहते थे। तो मैडम मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अब मान लो ईडी का नोटिस आ गया, तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तुम कॉम्प्रोमाइज करने चाह रहे हो, कोई भी तुम्हारी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है, तुम हमें शो करो, ताकि हम उस अथॉरिटी से इंक्वायरी कर सकें कि उसने तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन क्यों की है, क्या तुम्हारे पर डाउट है। तो ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी। एक बार मेरे को दोबारा बताओ जी। तो पहले मुझे एप्लीकेशन क्या डालनी है एनसीएलटी को, उसके साथ में क्या डिस्क्लोजर देने हैं, मटेरियल फैक्ट, फाइनेंशियल पोजीशन, ऑडिट रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन अगर कोई पेंडिंग है तो ये दे दिया आपने। और अगला पॉइंट गवर्नमेंट कह रही है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इफ, अगर इस कॉम्प्रोमाइज के माध्यम से, इस अरेंजमेंट की वजह से तुम्हारी कैपिटल रिड्यूस हो रही है, तो वो स्पेसिफिकली हमें अलग से बताओ। रिडक्शन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कॉम्प्रोमाइज, बट फिर भी तुम्हें अलग से बताना है क्योंकि इससे तुम्हारी कैपिटल कम हो रही है। तो आपको मैंने वहां पर भी कहा था सेक्शन 66 में, कैपिटल रिडक्शन बहुत बड़ा इशू है। ऑल्ट्रेशन कोई इशू नहीं है, ऑल्ट्रेशन में दिक्कत नहीं, ऑल्ट्रेशन तुम करते रहो, क्योंकि ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या है, जो कैपिटल भी शेयर होल्डर के पास गई नहीं, बट जो कैपिटल शेयर होल्डर के पास चली गई, तो उसके बाद तुम कुछ करोगे तो गवर्नमेंट कह रही दिक्कत है। तो अगर इस कॉम्प्रोमाइज की वजह से, इस अरेंजमेंट की वजह से अगर तुम्हारी कैपिटल में रिडक्शन हो रही है, यू हैव टू स्पेसिफिकली शोन, कि आपको स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमारी कैपिटल रिड्यूस हो रही है, ये तुम्हें अलग से बताना पड़ेगा जी। ठीक है जी। उसके बाद जी स्कीम ऑफ सीडीआर, सीडीआर मतलब कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, याद करो आपको मैंने डेट रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में बताया था। अगर इस कॉम्प्रोमाइज से, इस अरेंजमेंट से तुम डेट की रीस्ट्रक्चरिंग करना चाह रहे हो, तो तुम्हें कंसेंट लेनी पड़ेगी 75% से ज्यादा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। मतलब डेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है कि मैं, याद करो मैंने कहा था क्रेडिटर्स अपना पैसा छोड़ देंगे, अपना पैसा कम कर देंगे। अब तुम लेकर आ गए मेरे पास, स्कीम लेकर आ गए जी, क्रेडिटर मेरा इतना पैसा छोड़ दे, तो एनसीएलटी ने बोला पहले पूछ क्या उनसे, भाई तूने कुणाल से 500 रुपए लेने हैं, मैंने कहा कुणाल, मैं कहा गवर्नमेंट कुणाल 200 रुपए छोड़ देगा, तो तेरे कैसे थोड़ा छोड़ेगा, पहले कुणाल से अप्रूवल लेके आ कि छोड़ेगा भी या नहीं छोड़ेगा। हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है। अगर 75% सिक्योर्ड क्रेडिटर या उससे ज्यादा अप्रूवल दे देते हैं कि हम रीस्ट्रक्चरिंग करने को तैयार हैं, तब मैं तुम्हारी एप्लीकेशन सुन लूंगा। बात रही 25 की, उनको बाद में देख लेंगे, बट एक तरह से वोटिंग तो फेवर में आ रही है। तो अगर 75% या उससे ज्यादा वोटिंग फेवर में आ गई है, तो हम तुम्हारी एप्लीकेशन को देख सकते हैं। बस ये पर ध्यान दो। ये 4 पॉइंट मेन है, 3 पॉइंट एक बार दोबारा से बताओ। सबसे पहले ये बताओ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। जब मैं बोलता हूं कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, आपके दिमाग में एक चीज चलनी चाहिए, अगर किसी कंपनी को अमलगामेशन करना है, मर्जर करना है, डीमर्जर करना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है, बायबैक करना है, ऑल्ट्रेशन करना है, कुछ भी करना है, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एनसीएलटी को। कौन कौन दे सकता है, कंपनी, क्रेडिटर्स, मेंबर्स, अगर कंपनी लिक्विडेशन में तो लिक्विडेटर। ये किसको एप्लीकेशन देंगे, तो क्या ये सीधा मुंह उठा के वहां भाग जाएंगे या कुछ डिस्क्लोज भी करेंगे। क्या डिस्क्लोज करेंगे, पहला मटेरियल फैक्ट, फाइनेंशियल पोजीशन, ऑडिट रिपोर्ट, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। अगर इस कॉम्प्रोमाइज की वजह से कैपिटल रिड्यूस हो रही है, तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल अगर तुम करना चाहते हो वो तुम बताओ। और अगर तुम कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग करना चाह रहे हो, तो 75% होता, सारे क्रेडिटर नहीं, सिक्योर क्रेडिटर की अप्रूवल चाहिए, तब तुम एनसीएलटी के पास जाओ जी। चलो जी, अब मैं ये लेके चला गया एनसीएलटी के पास। मैंने कहा साहब ऐसा करो, ये रही मेरी, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये रही मेरी एप्लीकेशन, और ये साथ में ये डॉक्यूमेंट है, ये एप्लीकेशन है। मैं कहा ये पकड़ो। अब एनसीएलटी ने कहा ठीक है भाई, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना है तुझे, ठीक है एप्लीकेशन आ गई है, बट उससे पहले ना हम ऑर्डर पास कर रहे हैं कि मेंबर्स और क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई जाए। बच्चा कह रहा है सर वो क्रेडिटर्स की अप्रूवल तो लेकर आ ही गया ना, वो तो तब है जब डेट की रिस्ट्रक्चरिंग करनी है।
ये तो जर्नल है ना भैया। अगर तुम्हें नॉर्मल कॉम्प्रोमाइज करना है तो हम तुम्हें एक ऑर्डर पास कर रहे हैं। क्या ऑर्डर पास कर रहे हैं? मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स ओब्लिक। अच्छा, मेंबर्स ओब्लिक क्रेडिटर्स क्यों लिखा है? ना 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 ना, दोनों की मीटिंग बुलानी जरूरी है। और अगर एक ही है तो एक ही बुलाओ। जैसे मान लो मेरे को ध्यान सुना, मेरे को कॉम्प्रोमाइज करना है मेंबर्स के साथ, क्रेडिटर से कुछ करना ही नहीं है, तो क्रेडिटर की मीटिंग क्यों बुलाएंगे? मेरा और कुणाल की डिस्प्यूट चल रहा है, तो मैं छवि को क्यों बुलाऊंगा? बात समझ गए? ये क्राइटेरिया मेंबर। बट मुझे दोनों से कॉम्प्रोमाइज करना है, तो दोनों की मीटिंग। और अगर मेरी मेरी और मान लो फॉर एग्जांपल छवि की कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो फिर ये क्यों आएगा? तो इसलिए यहां पे एंड वर्ड नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला मेंबर्स और क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलानी पड़ सकती है, हम ऑर्डर पास कर रहे हैं। बट यहां पे एक नीचे एक पॉइंट लिखा है। अब नीचे एक पॉइंट लिखा है, अब ऑर्डर पास कर दिया एनसीएलटी ने। ध्यान सुनना, ऑर्डर पास कर दिया एनसीएलटी ने, हाँ भाई चलो मीटिंग बुलाओ इन दोनों की। अब जैसे ही उसने बोला ना मीटिंग बुलाओ, मैं दौड़ा दौड़ा एनसीएलटी के पास गया। मैं कहा एनसीएलटी एनसीएलटी रुको रुको रुको, जो क्रेडिटर्स है ना, 90% क्रेडिटर्स तो पहले ही मान चुके हैं इस स्कीम के लिए, कि देखो ये उनकी अप्रूवल है, ये उनकी अप्रूवल है, कह रहे हैं ठीक है हम ये कॉम्प्रोमाइज से एग्री करते हैं। तो अगर 90% या उससे ज्यादा क्रेडिटर्स मान चुके हैं पहले ही, आपने उसकी अप्रूवल ले ली है, तो एनसीएलटी उसकी मीटिंग को खत्म भी कर सकता है कि उसकी मीटिंग तुम मत बुलाओ, बट ऑप्शन है। हाँ, मेंबर्स की एज पर लो बुलानी पड़ेगी, बट मेरी वाइफ कहती है उसकी मीटिंग भी डिस्पेंस ऑफ हो जाती है अगर आप पहले अप्रूवल ले लो। प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं, एज पर लो मेंबर्स के लिए ऐसा कोई क्लोज नहीं है कि मेंबर्स की नहीं बुलानी। हमें लिख के आना कि मेंबर्स की तो हमेशा बुलानी है, क्योंकि यहां पे 90% किसकी बात हो रही है? क्रेडिटर्स की, मेंबर्स की बात नहीं। एक सेकंड बस। तो यहां पे उसने क्या बोला, देखो क्या लिखा है, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स मे बी डिस्पेंस इफ 90% और मोर क्रेडिटर्स अगर फेवर में आ गए हैं इस स्कीम के, तो इसको डिस्पेंस ऑफ भी कर सकते हो, खत्म भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट लिखा है मे बी, ऑप्शन है। एनसीएलटी चाहे तो फिर भी बुला सकता है, एनसीएलटी चाहे तो मना भी कर सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। बस ये पर ध्यान दो जी। अब बताओ। हाँ, यहां पे दोनों है, यहां पे सारे क्रेडिट की बात है, वहां पे ओनली सही। उसका रीजन है ना, क्योंकि जब भी कॉर्पोरेट डेट की रिस्ट्रक्चरिंग होती है, आप क्रेडिटर का पैसा खत्म करते हो, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर को डर है कहीं हमारी सिक्योरिटी ना खत्म कर देंगे। हम तो सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है उनका तो कोई दीन ईमान ही नहीं है, वो तो अनसिक्योर्ड है। बट जो सिक्योर्ड है उनको तो प्रॉब्लम होगी ना, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा वहां पर उनकी परमिशन लेनी है। यहां पे तुम्हारी स्कीम बन रही है कॉम्प्रोमाइज की, कॉम्प्रोमाइज विद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मींस ऑल टाइप्स ऑफ क्रेडिटर्स, तो यहां पे सबकी अप्रूवल चाहिए। क्या बात समझ आ रही है? तो अब जाके स्टेप नंबर 1 हमारा खत्म हो गया, ये स्टेप नंबर 1 है। ठीक है जी, एक बार दोबारा से गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना है तो मुझे कहां पे जाना पड़ेगा? एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी को क्या डालनी पड़ेगी? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कौन कौन डाल सकता है? मेंबर्स, कंपनी, नहीं मेंबर्स, कंपनी और क्रेडिटर्स, लिक्विडेटर। अगर कंपनी कहां पे है? लिक्विडेशन। खाली एप्लीकेशन जाएगी, कुछ साथ में डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में क्या क्या जाएगा? एक तो ये जाएंगे, ये रहे मेटेरियल फैक्ट, ये लो, और फाइनेंशियल पोजीशन, और है ऑडिट रिपोर्ट, ये लो है। अगर कोई पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है ये लो। और बताओ, अगर बायबैक हो रही है, सॉरी रिडक्शन हो रही है, तो आपको स्पेसिफिकली अलग से बताना पड़ेगा कि हमारी कैपिटल भी से रिड्यूस हो रही है। और अगर तुम सीडीआर करना चाह रहे हो तो 75% से ज्यादा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की आपको अप्रूवल भी चाहिए। ठीक है जी। अब चले गए एनसीएलटी। अब एनसीएलटी के पास जाने के बाद तो क्या, ध्यान सुनना, क्या एनसीएलटी इस पे काम करना स्टार्ट कर देगा या पहले ऑर्डर पास करेगा? ऑर्डर किस चीज का? क्या करो? मीटिंग बुलाओ, किसकी? मेंबर्स और क्रेडिटर्स, एज द केस में बी। अगर तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज मेंबर से तो मेंबर की, क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर की, दोनों से है तो दोनों की। बट क्रेडिटर्स की मीटिंग से तुम बच सकते हो कब? अगर 90% या उससे ज्यादा क्रेडिटर्स अगर पहले ही अप्रूवल दे दें, उस केस में उसकी मीटिंग से शायद तुम बच जाओगे, अगर एनसीएलटी को लगता है तो जी।
हाँ ये आ रहा ना सेकंड पॉइंट, ये रहा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखेंगे नोटिस के बाद, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, देखो यहाँ पे ये रहा ना, ये रहा, यहाँ पे 75% से ज्यादा, ठीक है ना। तो अब आगे रख के आएगा। अब यहाँ पे एक बार फटाफट से हो रही, अब यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाओ, अब मीटिंग की बात करते हैं। अब देखो ध्यान से, अब मीटिंग अगर बुलानी है तो क्या भेजना पड़ेगा, नोटिस, नोटिस भेजना पड़ेगा। अब नोटिस किस किस को जाएगा, तो गवर्नमेंट ने बोला सेंड टू क्रेडिटर्स एंड मेंबर, सबको नोटिस भेजो, सिर्फ उनको नहीं, सिर्फ उनको नहीं, साथ में प्लेस ऑन कंपनी वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट पे भी डालो कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं। सेंड टू सेबी और स्टॉक एक्सचेंज, इफ अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज और सेबी को भी दो। पब्लिश इन न्यूज़पेपर, आपको न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करो, दो तरह के, इंग्लिश और लोकल, मतलब रीजनल न्यूज़पेपर, उसके अंदर पब्लिश कर दो। सेंड टू सेक्टोरल रेगुलेटर टू प्रोवाइड देयर रिप्रेजेंटेशन विद इन 30। अच्छा, सेक्टोरल रेगुलेटर कौन होते हैं, जैसे आरओसी हो गया, आरबीआई हो गया, आईआरडीआई हो गया, इनकम टैक्स ऑफ डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। मतलब जितने भी आपके अलग अलग फील्ड के रेगुलेटर हैं जो उनको गवर्न करने वाले हैं, उनको भी नोटिस भेजो। क्यों, क्योंकि अगर कोई केस उनको लग रहा है कि वहां पे पेंडिंग चल रहा है, क्योंकि देखो जब भी कभी मर्जर होता है ना सर, तो उसका इफेक्ट बहुत जगह पड़ता है। उसका इफेक्ट टैक्सेशन के अंदर भी है, कंपनी लॉ के अंदर भी है, सिक्योरिटी लॉ के अंदर भी है। तो एक्चुअल में तभी क्या है कि जब भी तुम सीआर की बात करते हो, चेक करो, सीआर इज ए मिक्सचर ऑफ ऑल दोस। कभी फेमा आ रहा है, कभी सेबी आ रहा है, कभी कंपनीज एक्ट आ रहा है, सब मिक्स हो रहे हैं ना। तो सीआर का अपना कोई एक्ट नहीं है, बट ये सब एक्ट पे इफेक्ट डालता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसका अपना कोई एक्ट नहीं है, बट ये सब एक्ट पे इफेक्ट डालता है, इसलिए सबको बताना जरूरी है कि भैया मर्जर हो रहा है। तो अपने अपने डिपार्टमेंट में देख लो इसका क्या फर्क पड़ेगा। अब तुम अगर कह दोगे सही है तो काम खत्म। तो विद इन 30 डेज उनको रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी सामने वाले रेगुलेटर को। बाकी सबकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, लास्ट वाले पॉइंट की। विद इन 30 डेज आपको देनी पड़ेगी रिप्रेजेंटेशन कि हमें कोई दिक्कत है या नहीं है। अगर विद इन 30 डेज आप कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देते तो हम ये मान लेंगे कि आपको इश्यूज में नहीं है। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, अब मेंबर्स की मीटिंग बुलाई है, क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई है, तो कितने दिन के अंदर अंदर इनको अपनी वोटिंग करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने बोला प्रोवाइड दैट वोटिंग टू बी डन विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर इनको वोटिंग करनी है। अब वोटिंग कैसे करेंगे, इन पर्सन, फेस टू फेस, या प्रोक्सी, या पोस्टल बैलेट, या ई वोटिंग। इन चारों में से किसी भी तरह से तुम्हें वोट करना है विद इन 1 मंथ। अब एक बात मेरे को बताओ, कॉम्प्रोमाइज करना है, एनसीएलटी को नोटिस भेजा, उसने बोला मीटिंग बुलाओ, मीटिंग आ गई, आप लोग मेंबर्स हो, आपकी मीटिंग होनी है, मीटिंग बुला ली। अब जब मैं तुम्हें मीटिंग का नोटिस भेजूंगा तो क्या साथ में बताना भी पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा, नोटिस किस चीज का है, बताना पड़ेगा ना। मैंने कहा मीटिंग है, मेंबर कह रहा है किस बात की, किस बात की, तो वो किस बात की ये साथ में स्टेटमेंट देनी है आपको। अब स्टेटमेंट में क्या देना है, डिटेल्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। भाई डिटेल भेजो पूरी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की, तुम किस तरह से कॉम्प्रोमाइज करवाना चाह रहे हो, किस तरह से अरेंजमेंट करवाना चाह रहे हो। वैल्यूएशन रिपोर्ट, जैसे बायबैक है, अब बायबैक करवाना है तो उसमें वैल्यूएशन चाहिए होती है शेयर्स की, तो उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट साथ में भेजो। उसके बाद इफेक्ट ऑन क्रेडिटर्स, केएमपी, मेंबर्स। अच्छा वैसे डिवेंचर होल्डर अगर ये ना भी लिखते तो भी वो क्रेडिटर्स में कवर हो जाते हैं, क्योंकि डिवेंचर होल्डर इज ऑल्सो ए क्रेडिटर्स, बट इन्होंने अलग से लिख दिया तो कोई बात नहीं है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि इन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। भाई अगर ये मर्जर होगा तो क्रेडिटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो की मैनेजरियल पर्सन है इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बाद डिवेंचर्स होल्डर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा इस मर्जर का, इस अमलगमेशन का आपको बताना पड़ेगा जी। उसके बाद इफेक्ट ऑफ मटेरियल इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स और डिवेंचर ट्रस्टी। जो डायरेक्टर्स हैं या डिवेंचर ट्रस्टी हैं उनके इंटरेस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या उनकी पोजीशन को खतरा तो नहीं है। कल अगर कंपनी मर्ज हो जाएगी, आज जो डायरेक्टर का स्टेक हमारी कंपनी के अंदर है तो क्या वो रहेगा, नहीं रहेगा।
तो आपको यह भी बताना पड़ेगा उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद अदर प्रिस्क्राइब मैटर, और भी जो गवर्नमेंट बताएगी, जो रूल्स में लिखे होंगे वो मैटर्स भी आपको साथ में बताने पड़ेंगे इस नोटिस के साथ। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो आप चेक करो, बिल्कुल फ्लो में चल रहा है। पहला हमने क्या भेजा, नोटिस। किसको भेजा, उसने क्या पास किया, ऑर्डर। क्या बुलाओ, मीटिंग। मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग का नोटिस किसको भेजा, मेंबर्स को और क्रेडिटर्स को। कंपनी की वेबसाइट पर पब्लिश किया। 2 न्यूज़पेपर, अगर लिस्टेड है तो सेबी और स्टॉक एक्सचेंज, और सेक्टोरियल रेगुलेटर, इनको भेज दिया आपने। और सेक्टोरियल रेगुलेटर कितने दिन में रिप्रेजेंटेशन देंगे, 30 दिन। अब ये नोटिस के साथ में कुछ जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। क्या जाएगा जी, स्टेटमेंट जाएंगे। स्टेटमेंट में क्या क्या होगा, डिटेल ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट और वैल्यूएशन रिपोर्ट इफ एनी। फिर इफेक्ट ऑफ क्रेडिटर्स, केएमपी, मेंबर्स, हेलो, डिवेंचर्स होल्डर, और मटेरियल, इफेक्ट ऑफ मटेरियल इंटरेस्ट ऑफ डेटर्स, सॉरी डायरेक्टर्स और डिवेंचर ट्रस्टी और अदर प्रिस्क्राइब मैटर। ये सब बातें आपको देनी पड़ेंगी। अब वो वोटिंग कितने टाइम में करेंगे, 1 महीने के अंदर। कैसे करेंगे, इन पर्सन, प्रोक्सी, पोस्टल बैलेट या ई वोटिंग, इन तरह से वोटिंग करेंगे। अब अगला पॉइंट ये निकल गया है कि जब इनकी मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में फिर क्या होगा, तो गवर्नमेंट ने करी अप्रूवल बाय मेंबर्स, क्रेडिटर्स प्लस सैंक्शन बाय एनसीएलटी। अब ध्यान से देखना जी, अब गवर्नमेंट कह रही है वोटिंग कितनी वोटिंग करनी है, ध्यान सुनना, मेजोरिटी इन नंबर। पहली कंडीशन तो ये है कि मेंबर्स की मीटिंग हो या क्रेडिटर्स की मीटिंग हो, सबसे पहले मेजोरिटी होनी चाहिए एंड 75% या ज्यादा उनके पास वैल्यू होनी चाहिए। याद है ये पॉइंट हमने पहले भी कहीं पढ़ा था, सेक्शन 233 के अंदर, फास्ट ट्रैक मर्जर के अंदर। ये पॉइंट हमने वहां पर भी डिस्कस किया था कि पहली बात तो मेजोरिटी हो, और जो मेजोरिटी है उसके पास 75% या उससे ज्यादा, नहीं यहां पे बात कर रहा हूं, उसके बाद 75 या उससे ज्यादा वैल्यू का, अगर क्रेडिटर है तो डेट होना चाहिए, अगर वो शेयर होल्डर है तो शेयर्स की वैल्यू होनी चाहिए, बस। तो सिंपल सी बात गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि पहली बात मेजोरिटी नंबर हो। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, इसका मतलब क्या है, अगर मान लो 100 मेंबर हैं तो 100 में से कम कितने मेंबर हो, और जो 51 मेंबर हैं उनके पास टोटल शेयर होल्डिंग का, टोटल पेड अप कैपिटल जो है उसका 75% या उससे ज्यादा उनके पास होना चाहिए, तब बात बनेगी। अब सोच के बताओ, 100 में से 70 मेंबर आ गए, मेजोरिटी हो गई, उनके पास 10% वोटिंग है, बस काम ही नहीं चलेगा। 2 कंडीशन है, पहली कंडीशन मेजोरिटी हो एंड उनके पास 75% से ज्यादा का वैल्यू की होल्डिंग हो, बस ये पर ध्यान दो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, साथ में ऑडिटर का सर्टिफिकेट एज टू अकाउंट स्टेटमेंट, ऑडिटर का सर्टिफिकेट भी साथ में चाहिए। अगर ये 3 बातें हो जाती हैं तो मीटिंग में वो मैटर डिसाइड हो जाएगा। अच्छा अब मीटिंग में डिसाइड हो गया, अब क्या हुआ, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं तो उनको लग रहा है कि यार ये ना स्कीम सही नहीं हो रही, इसमें कोई दिक्कत है, तो गवर्नमेंट ने उनको भी पावर दी कि तुम ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। अब माइनॉरिटी किसको माना, अगर 10% और मोर शेयर होल्डर बाय वैल्यू, और क्रेडिटर्स वाले केस में 5% और मोर आउटस्टैंडिंग डेट, मतलब जिसके पास 10% है उससे ऊपर वैल्यू है, शेयर होल्डिंग मतलब शेयर होल्डर है वो पेड अप कैपिटल के अकॉर्डिंग, ठीक है, और या अगर वो क्रेडिटर है तो आउटस्टैंडिंग डेट का 5% या उससे ज्यादा है, तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है कि मैं इस कॉम्प्रोमाइज के अगेंस्ट हूं, मैं इस कॉम्प्रोमाइज के अगेंस्ट हूं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कॉम्प्रोमाइज। फिर वो एनसीएलटी कंसीडर करेगा कि क्या इस ऑब्जेक्शन पे ध्यान देना नहीं देना, या तो वो ध्यान देगा, क्या चीज, नहीं एनसीएलटी ना भाई, मेरे को ऑब्जेक्शन है, ठीक है, मैं एनसीएलटी को बोलूंगा साहब ये तुम कॉम्प्रोमाइज चल रहे हो ना, ये कॉम्प्रोमाइज सही नहीं लग रहा मुझे। अब एनसीएलटी कंसीडर करेगा क्या ये ऑब्जेक्शन सही है या नहीं है, सही है तो कंसीडर करेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा।
अच्छा, अब यहां पे सैंक्शन, ये सब कुछ मीटिंग अप्रूव होने के बाद फिर एनसीएलटी क्या दे देगा? सैंक्शन। जब एनसीएलटी सैंक्शन ऑर्डर पास करेगा उसमें ये सारी बातें बताएगा। क्या बताएगा जी? वो कह रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस इनटू इक्विटी, अगर इक्विटी को प्रेफरेंस में कन्वर्ट करना तो वो कैसे करोगे, किस तरह से कन्वर्ट होगा, ये एनसीएलटी बताएगा। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की प्रोटेक्शन, आपको क्रेडिटर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ये सारी बात बताएगा। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स अंडर, अगर आपको शेयर होल्डर के राइट में वेरिएशन करनी है तो एज पर सेक्शन नंबर 48 उसको ध्यान में रखते हुए तुम्हें शेयर होल्डर के राइट वेरिएट करने हैं। उसके बाद प्रोसीडिंग बिफोर बाइफर, एक अथॉरिटी के जमाने के अंदर थी बाइफर, याद करो आईबीसी के अंदर बाइफर आइफर, अब तो वो खत्म हो चुकी है ना, तो ये पॉइंट पे खत्म हो चुके हैं। अगर कोई तुम्हारा केस बाइफर के अंदर पेंडिंग है वो अबेट, वो खत्म हो जाएगा, वो केस खत्म। एग्जिस्ट टू डिसेंटिंग, अब जो शेयर होल्डर डिसेंटिंग शेयर होल्डर हैं उनको तुम एग्जिट प्रोवाइड करोगे। ये सारी की सारी बातें एनसीएलटी के ऑर्डर में लिखी होंगी, ठीक है ना। यही बातें फाइनल नहीं है, ये स्पेसिफिक बातें हैं कि ये तो वो बताएगा ही बताएगा। और जब एनसीएलटी सैंक्शन कर देगा उसके बाद फिर क्या होगा जी? एनसीएलटी विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर आरओसी को इंटीमेट कर देगा, तो फाइनली अब जाके हमारा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो जाएगा जी। डायग्राम से खत्म। अब बात है बेयर एक्ट की, ठीक है ना। अब बात है हमारी बेयर एक्ट की, एक एक वर्ड हमें बहुत ध्यान से पढ़ना बेयर लॉ के अंदर। और अब आपको पढ़ते हो थोड़ा सा अच्छा फील होगा क्योंकि थोड़ा सा आपके दिमाग में एक इमेज बन चुकी है, ठीक है ना। अब जब दिमाग में इमेज होती है फिर हम बेयर लॉ पढ़ते हैं तो बेयर लॉ पढ़ने का थोड़ा सा और मजा आता है। फिर आप ढूंढते हो उन चीजों को जो हमने पढ़ी है कि वो कहां लिखी हुई है, ठीक है। तो अब उसको ढूंढना है कि कहां कहां वो लिखा हुआ है, और जो बातें इस डायग्राम में नहीं है वो बातें एक्स्ट्रा कौन कौन सी हैं, अगर यहां लिखवानी होगी तो लिखवा दूंगा, क्योंकि जो बातें यहां लिखी हैं वही इंपॉर्टेंट है। जो बातें मेरे को लग रहा था कि इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने बेयर लॉ के अंदर ही रहने दी, बट अगर आपको लगता है कि वो भी इंपॉर्टेंट है तो साथ में लिख लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एग्जाम से पहले अगर आप इन 4 स्टेप्स को भी पढ़ जाओगे तो अगर पूरा का पूरा 230 इसी 4 स्टेप्स के अंदर समा जाएगा, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। एक बार पहले फटाफट से गो थ्रू करते हैं। सर मतलब यहां माइनॉरिटी शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, जो आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर की डेफिनेशन पढ़ते हो ना उस डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो मैंने वैसे एक वर्ड यूज कर दिया कि जो माइनॉरिटी लोग हैं उनकी सुनवाई हो रही है बस यहां पे, ठीक है ना। वो जो आपने कंपनी लॉ के अंदर पढ़ा माइनॉरिटी की डेफिनेशन उसकी मैं यहां पे बात नहीं कर रहा, ये बात मैं क्लियर कर दूं अपने बात कुछ नहीं महक, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। यहां तो अगर आप इसके अंदर फॉल करते हो तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, बात खत्म, ठीक है। अब एक बार सारे बच्चे मेरे को बोलो जी, हमने सेक्शन स्टार्ट कौन सा किया? 230 से लेकर 240 कौन कौन सेक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं? 233, 234। 233 में क्या पढ़ा? फास्ट ट्रैक मर्जर विद रूल नंबर 25। 234 में क्या पढ़ा? क्रॉस बॉर्डर मर्जर विद रूल नंबर 25 कैपिटल ए, ठीक है ना। सारे वो CAA वाले फॉर्म नंबर हमने डिस्कस कर लिए थे रूल्स के अंदर, वो सारी बातें हो गई। फिर फाइनली आज से हमने पढ़ना स्टार्ट किया सेक्शन नंबर 230। अब 230 पावर दे रहा है किस चीज की? कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट बिटवीन मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स, मतलब सॉरी बिटवीन नहीं, विद मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स। अगर कोई कंपनी मेंबर के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है या अगर कोई कंपनी क्रेडिटर के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है उसको फॉलो करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 230। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट किसी पर्टिकुलर टाइप का या किसी भी टाइप का, किसी भी टाइप का, उसने बोला किसी भी टाइप का तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना है, किसी भी टाइप का तुम्हें अरेंजमेंट करना है, तुम यहां पे फॉलो कर सकते हो। अब कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में क्या क्या फर्क है थोड़ा सा आपको मैंने बताया भी था। कॉम्प्रोमाइज का मतलब जहां पे नॉर्मली डिस्प्यूट अराइज हो चुका है वहां पर बात होती है कॉम्प्रोमाइज की, और जहां पर डिस्प्यूट अराइज नहीं हुआ है उससे पहले हम क्या कर लेते हैं? अरेंजमेंट कर लेते हैं। अब अरेंजमेंट में आपका मर्जर, अमलगमेशन, डीमर्जर, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपका बायबैक, रिडक्शन, ऑल्ट्रेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये सब बातें आपकी जो है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के अंदर आती हैं। अगर तुम्हें ये करना है, इनके अलग से स्पेसिफिक सेक्शन भी हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा वहां जाना है वहां जाओ, यहां आना है यहां आओ। ये सेक्शन सिंगल विंडो क्लियरेंस है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अब वो तुम्हारे ऊपर है तुम्हें करना क्या है। बट नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम मर्जर अमलगमेशन कर रहे होते हैं उसकी वजह से कैपिटल रिड्यूस हो रही होती है कई बार,
उसकी वजह से कुछ चीजें हो रही होती है, तो गवर्नमेंट ने कहा वो तुम फिर यहीं पर कर लेना, उसके लिए तुम अलग सेक्शन में क्यों जाओगे। हाँ, तुम्हें सिर्फ करना ही बाईबैक है तो जाओ 66 के पास, तुम्हें सिर्फ करना ही ऑल्ट्रेशन है तो जाओ तुम 61 के पास, तुम्हें अगर सिर्फ करना ही रिडक्शन है, मैंने कुछ गलत बोला, बाईबैक 68 बोला ना मैंने, हाँ बाईबैक 68 में है ना, हाँ अगर तुम्हें करना ही रिडक्शन है तो जाओ 66 के पास। बट अगर किसी कॉम्प्रोमाइज की वजह से ये हो रहा है तो फिर तुम यहीं पर आ जाओ, तो हम तुम्हारा काम यहां पर भी कर देंगे, उनके पास जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब दिमाग में डाउट आ गया, सर हमें कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना है तो इसका प्रोसेस क्या है। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो री, सबसे पहले अगर तुम्हें कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना है तो एक तुम ड्राफ्ट तैयार करो, भाई किस तरह से कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना चाह रहे हो। अब तुम क्या करो, फिर उसकी एप्लीकेशन लेकर जाओगे एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन कौन कौन लेके जा सकता है जी, कंपनी, क्रेडिटर्स, मेंबर्स और लिक्विडेटर। अगर कंपनी लिक्विडेशन में है तो लिक्विडेटर। ये एप्लीकेशन मैं कहां लेके जाऊंगा, एनसीएलटी के पास। अब जब एनसीएलटी के पास लेके जाऊंगा तो एनसीएलटी क्या इसको ऐसे करके चेक करना स्टार्ट कर देगा या ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डर पास करेगा। वो क्या ऑर्डर पास करेगा कि आप बुलाओ मीटिंग, मीटिंग किसकी बुलाओ, मेंबर्स और क्रेडिटर्स और बोथ। वो डिपेंड करता है तुम कॉम्प्रोमाइज किसके साथ कर रहे हो। अगर तुम करोगे क्रेडिटर्स के साथ तो किससे बुलाओगे, क्रेडिटर्स। अगर मेंबर्स तो मेंबर्स। अगर दोनों के साथ है तो दोनों की मीटिंग आपको बुलानी पड़ेगी, बस ये पर ध्यान दो। फिर अगला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि अगर 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 मैं एनसीएलटी के पास चला गया कि एनसीएलटी 90% या उससे ज्यादा क्रेडिटर्स तो मेरे पहले ही फेवर में आ चुके हैं, देखो उन्होंने साइन कर दी है, तो एनसीएलटी में ऑप्शन है कि वो क्रेडिटर्स की मीटिंग को डिस्पेंस भी कर सकता है, मतलब खत्म भी कर सकता है। ऐसा लो मेंबर्स के बारे में नहीं लिखा हुआ, बट प्रैक्टिकली कई बार देखा गया हो जाती है, बट प्रैक्टिकली हमें एग्जाम में लिखना नहीं है, जो हमारे लो में हमें वही लिखना है। मेंबर्स के साथ ऐसा नहीं लिखा, सिर्फ किसका लिखा है, क्रेडिटर्स। अब जब मैं ये एप्लीकेशन दूंगा एनसीएलटी को तो साथ में कुछ मेरे को डिस्क्लोजर भी देने पड़ेंगे। अब बोलते रहो क्या क्या देने पड़ेंगे जी, मटेरियल फैक्ट, चलो हाँ है, फाइनेंशियल पोजीशन और है ऑडिट रिपोर्ट, है पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, और अगर इस कॉम्प्रोमाइज की वजह से कैपिटल रिड्यूस हो रही है तो वो मुझे बताना पड़ेगा, और अगर सीडीआर हो रहा है, कैपिटल सॉरी कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो 75% या उससे ज्यादा वैल्यू के सिक्योर्ड क्रेडिटर फेवर में होने चाहिए। ये लो, ये हो गया जी। अब ये चला गया सब कुछ एनसीएलटी के पास। अब एनसीएलटी ने कहा ठीक है भाई मीटिंग बुलाओ। अब मीटिंग बुलानी है तो मीटिंग के लिए क्या भेजना पड़ेगा, नोटिस। अब ये नोटिस किसको जाएगा, मेंबर्स, ये लो, और क्रेडिटर्स को नोटिंग जा रहा है, ये लो, और बताओ है। अगर कंपनी की वेबसाइट, ये लो वेबसाइट पे आ गया। अगर कंपनी लिस्टेड है तो सेबी और स्टॉक एक्सचेंज, चलो और बताओ। सेक्टोरियल रेगुलेटर जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, आरबीआई हो गया, आईआरडीआई हो गया, जो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट है उनको भी नोटिस चला गया आज, और न्यूज़पेपर के अंदर। अब ये सबको नोटिस चला गया। अच्छा, अब नोटिस चला गया, अब जिनके पास ये नोटिस गया उनको कितने दिन के अंदर अप्रूवल देनी है, 1 महीने में हमारे पास डिसीजन आना चाहिए। अच्छा, 1 महीने में आना चाहिए। कैसे दे सकते हैं ये, इन पर्सन, प्रोक्सी, पोस्टल बैलेट और बाय ई वोटिंग, ये अप्रूवल दे सकते हैं, बस ये पर ध्यान दो। यहां तक क्लियर है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि अब अगर ये अप्रूवल देंगे तो क्या इनको जिनको नोटिस भेजा है क्या इसके साथ में कुछ स्टेटमेंट भी भेजनी पड़ेगी, क्या क्या बोलो, डिटेल ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, ये डिटेल, ये लो, और बताओ वैल्यूएशन रिपोर्ट, ये लो, है इफेक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट ऑन क्रेडिटर्स, मेंबर्स, डिवेंचर होल्डर, ये लो, क्या चीज, केएमपी, ये लो, और अगर डायरेक्टर्स और डिवेंचर ट्रस्टी का इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है तो उनको भी ये स्टेटमेंट मेरे को बतानी पड़ेगी, और अदर मैटर ये हमने बात बतानी है। ये सारी बातें यहां पे चली गई, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हो गया जी, अब ये चला गया नोटिस। अब नोटिस चला गया, अब नोटिस आ गया, अब मीटिंग हो रही है जी। अब मीटिंग में क्या करना है, इनको क्या देनी है, अप्रूवल। अब अप्रूवल देनी है। अब मीटिंग में अगर अप्रूवल चाहिए तो सबसे पहली बात, कितने मेंबर्स, क्रेडिटर्स
वोट करने चाहिए, मेजोरिटी, मेजोरिटी, और जो मेजोरिटी हैं उनके पास 75% या उससे ज्यादा वैल्यू के शेयर्स या आउटस्टैंडिंग डेट उनके पास हो, वो फेवर में देते हैं। ठीक है जी, ये सैंक्शन हो गया। अच्छा, फिर क्या कुछ लोग ऑब्जेक्शन भी रेस कर सकते हैं? यस, कौन रेस कर सकते हैं जी? अगर शेयर होल्डर की बात करूंगा तो 10% या उससे ज्यादा, अगर क्रेडिटर्स की बात करूंगा तो 5% या उससे ज्यादा ऑब्जेक्शन रेस करें। किसको? एनसीएलटी को। और फिर एनसीएलटी इन देखने के बाद क्या कर देगा? सैंक्शन। अब एनसीएलटी ने कर दिया सैंक्शन, अब ये किसको जमा करवा देगा? ये आरओसी को। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर। लो जी, कॉम्प्रोमाइज हो गया जी। ठीक है जी, ये हमारा कॉम्प्रोमाइज। अब ये हो गई रिवीजन हमारी, ये हो गई फास्ट ट्रैक रिवीजन। ठीक है जी, चलो। नहीं, ये मैं डालूंगा नहीं, डाल दूं? चलो आवरी फटाफट से आवरी। अब एक बार आ जाओ, ये सारी की सारी बातें कंप्लीट करने के बाद। नहीं तो कल तुम मेरे मजे ले रहे थे यार। कल आप कहते क्लिक, ठीक है क्या? नहीं, क्या बोलते हैं? क्लिक, क्लिक बेट, ये क्या होता है? मतलब ये थोड़ा वो होना चाहिए इंटरेस्टिंग सा, कि लोग एक बार चले ही जाएं। हाँ मतलब कि, हाँ ऐसा क्या हो गया? हाँ, जैसे मतलब कई बार लोग लगते नहीं, ये नहीं देखा तो क्या देखा। मुझे कहता ये तो देख पहले क्या है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे इसको ना ही देखें, वो भाई साहब। अरे ये होता है, सोच के रखने पड़ेंगे मुझे आज के बाद। ओके, ये ठीक है। चलो जी, इधर देखो ध्यान से। अब ये हमारा सेक्शन जो था, ये हमारा अभी हमने फास्ट ट्रैक रिवीजन की है। अब इसको थोड़ा सा बेयर लो से आते हैं जी। अब आओ जी, बेयर लो पे आओ। अच्छा, एक पॉइंट और देख लो यहाँ पे। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना चाह रही है तो यहाँ पे एनसीएलटी की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आरओटी, ये बात ध्यान देना चाहिए। सॉरी, आरडी, 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 आरडी। कि अगर मान लो कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो वहां पे एनसीएलटी की बात नहीं होगी, वहां पे किसकी बात होगी? आरडी की बात होगी। सारे प्रोसेस सेम है, बस जहां जहां एनसीएलटी पड़ा वहां वहां पर क्या आएगा? आरडी। बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी, चलो जी, आओ जी। अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब हम आ जाते हैं कंपनीज एक्ट पे। ये रहा जी आपका। अब बहुत ध्यान से पढ़ना थे।